नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, रोज़ाना की तरह एक बार मैं फिर आपके लिए लेकर के आ गया हूँ आज का करंट अफेयर्स, जो कि आपकी जो भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है अभी दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है, साथ में राजस्थान में वीडियो का एग्ज़ाम है, टीचर के एग्ज़ाम है और बहुत जल्द शायद आरएएस की वैकेंसी भी आएगी। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आजकल बहुत इम्पोर्टेंस रखने लग गया है, इसलिए आप सभी करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और करंट अफेयर्स की कंटिन्यूसली तैयारी करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं जब एग्ज़ाम होगी तब 15 दिन में या एक महीने में कोई बुक ले आऊँगा करंट अफेयर की और उसका रट्टा लगा लूँगा और मेरे को चीज़ें याद रह जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स आपको डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम आपके केवल 15 से 20 मिनट चाहते हैं और हम आपको यहीं के यहीं जितने भी सवाल हैं वो आपको करंट अफेयर्स के याद करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 24 सितंबर है, तो 24 सितंबर के करंट अफेयर्स पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में शहरी जीवन यापन और जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या करना है, लचीलापन बढ़ाना है, उसके लिए कितने पैसे, $125 मिलियन का क्या दिया है, ऋण दिया है। इससे पहले हमने कल परसों बात की थी कि अभी एडीबी ने और कौन से राज्य को ऋण दिया है, तो वो उत्तराखंड राज्य को भी ऋण दिया था। वो किसके लिए दिया था, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ पर किस लिए दिया है, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है असम। वो राज्य कौन सा है, असम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो क्या करता है, ऋण प्रोवाइड करवाता है एशियाई देशों को। आगे चलें, इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको बता दूं कि देखो, भारत और एडीबी ने कितने पैसे दे रहा है लोन पे, $125 मिलियन। गुवाहाटी से कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है, इससे 3.6 लाख लोगों को फ़ायदा होने वाला है। 6 जिला मुख्यालयों में इसमें किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, वाटर ट्रीटमेंट जो है प्लांट लगाए जाएंगे एक तो। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक असम राज्य को क्या दे रहा है, $125 मिलियन का लोन दे रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी को सितंबर 2025 में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं शपथ ले रहे हैं ये हैं जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्या नाम है इनका, पवन कुमार। ठीक है, फोटो मैं हमेशा इसलिए देके आता हूँ कि ये फोटो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। जिस दिन आपकी एग्जाम होगी ना, उस दिन ये फोटो पहले आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, पटना हाई कोर्ट। सही आंसर क्या होगा, पटना हाई कोर्ट। और आपको पता है शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये कौन है, ये बिहार के राज्यपाल हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने। न्यायमूर्ति पवन कुमार ने 21 सितंबर 2025 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन हैं जिन्होंने इनको शपथ दिलाई, आरिफ मोहम्मद खान। तो आपका एक सवाल और तैयार हो गया कि बिहार के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1 मार्च 1916 को। तो ये लोग जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों के लिए उसकी दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे चलें, अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस विश्व स्तर पर सितंबर 2025 में कब मनाया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये एक सींग वाला गैंडा है जो विशेष रूप से कहाँ पर पाया जाता है, भारत और नेपाल में, और खासकर कहाँ पर पाया जाता है, असम में ये पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, राइनो बोलते हैं। जो एक सींग वाला गैंडा होता है उसको क्या बोलते हैं, राइनो। देखो इसके ये एक ही सींग होता है ये। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रजाति है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। और ये सवाल ये है कि ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 21 सितंबर को। कब मनाया गया दोस्तों, ये 21 सितंबर को। अब इनके बारे में और देख लेते हैं थोड़ी जानकारी। सॉरी, मैंने 21 बता दिया, इसका क्या होगा, 22 सितंबर होगा। 21 सितंबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 22 सितंबर इसका आंसर होगा। तो याद रखना, 22 सितंबर को क्या मनाया गया, विश्व गैंडा दिवस, 22 सितंबर। अब थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में।
तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको कब बनाया गया। 5 गैंडों की प्रजातियां होती है, आपको ये पता होना चाहिए। पूरे विश्व में गैंडों की कितनी प्रजातियां हैं? 5 प्रजातियां हैं। एक तो वन हॉर्न यानी एक सींग वाला गैंडा, कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत और नेपाल में। उसके बाद है ब्लैक गैंडा, कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। उसके बाद वाइट गैंडा भी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। फिर जावन गैंडा कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। और सुमात्रा गैंडा कहाँ पाया जाता है? ये भी इंडोनेशिया में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत ने 2005 में असम में शुरू किए गए, भारत ने क्या किया था? इंडियन राइनो विजन IRV 2020, इसके तहत एक कार्यक्रम चलाया था। ये किस लिए? ताकि ये एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनका क्या किया जा सके? संरक्षण किया जा सके। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जानकारी भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये PDF आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? गुरुजी फॉर एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं? इस PDF को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो हमारा एक नंबर है 7240434241। एक मिनट, 424341, ये हमारा नंबर है। इस पर भी आप हमें अगर मैसेज करते हैं तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या कर देंगे? इसका PDF भेज देंगे। अगला सवाल है सिडनी मैकलोघिन लेवरोन, जो कि 2025 में विश्व चैंपियनशिप 400 मीटर में की दौड़ में इतिहास में दूसरी सबसे तेज़ महिला बनी है। ये कौन से देश से है? तो ये जो महिला है इन्होंने अभी 400 मीटर दौड़ में क्या बनाया है? नया रिकॉर्ड बनाया है। और ये क्या हो गई है? अभी इतिहास में दूसरी सबसे तेज़ महिला हो गई है दौड़ने वाली। तो ये कौन से देश से है? तो ये है अमेरिका से। कौन से देश से हैं? अमेरिका से। अब इनका टाइमिंग वगैरह देखते हैं, कितनी देर में इन्होंने दौड़ पूरी की, और बाकी इनके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर सवाल के से जुड़े जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि वो एग्जामिनर किसी भी तरीके से वो सवाल पूछे आपका क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। चलिए ठीक है। इन्होंने क्या किया था? टोक्यो ओलंपिक में भी क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और अभी इन्होंने कितने टाइम में कंप्लीट किया है? 47.48 सेकंड का समय, जो 40 वर्षों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में सबसे तेज़ है। आप सोचो 47.78 सेकंड में कितनी दौड़ पूरी कर ली इन्होंने 400 मीटर की। तो इससे क्या पता चल रहा है कि महिलाएं भी अब पीछे नहीं है पुरुषों से, बल्कि क्या कर रही है? आगे निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है। उसके बाद में और भी जानकारी है, जहाँ पे आप देखना, आपसे कंसर्न अगर कोई जानकारी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता हुई जहाँ इन्होंने जीता, ये 18 सितंबर को कहाँ हुई थी? टोक्यो में हुई थी। क्या थी ये? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो वहाँ पर इन्होंने ये जीता है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में क्या है काम करने के लिए RBI की क्या मिल गई है? अंतिम जो मंजूरी है वो मिल गई है। तो ये आप निशान से ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये निशान आपको पता ही है, बहुत यूज करते होगे आप लोग, है ना। फोन पे सिक्योर्स RBI अप्रूवल टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं? कहीं पे भी कुछ खरीदारी करने जाएंगे तो सीधे आप, जैसे मर्चेंट को ज़्यादातर पहले क्रेडिट कार्ड का जो चलन था, अभी चलन किसका बढ़ जाएगा? फ़ोन पे का चलन बढ़ जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? फ़ोन पे। आगे चलते हैं। फ़ोन पे को ये मंजूरी कब मिली है? 19 सितंबर 2025 को मिली है। उसके बाद फ़ोन पे की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 2016 में की गई थी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अलग अलग गेटवे को बिना डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में क्या बनाते हैं, मतलब अलग अलग एग्री जो है वो है पेमेंट गेटवे हैं, उन सबको एग्रीगेट करके और फ़ोन पे के थ्रू आप कहीं पे भी पैसा भेज सकते हैं, चाहे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में निवेश की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है?
तो आपको पता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये जो वन होते हैं ये ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा बड़े उत्पादक है पूरी पृथ्वी पर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है सामान्यतः, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, सबसे पहला देश वो है ब्राज़ील। ठीक है, अब आप ट्रॉपिकल नाम से है ना, ट्रॉपिकल यहाँ पे अगर लिखा हुआ था और आपको इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा था मान लो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया, ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो इसके ऊपर मान लो 10 डिग्री नॉर्थ और इसके नीचे मान लो 10 डिग्री साउथ। ये जो एरिया होता है ना, ये क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है। ये एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो ऐसा एकमात्र ही देश है जो इस रीजन के अंदर पड़ता है, अगर आप विश्व का मैप देखेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई है। ब्राज़ील ने नवंबर 2025 में बेलेम में होने वाले कोप 30, एक सवाल आपका और यहाँ पे तैयार हो गया कि अब अगला जो कोप है वो कौन सा है, कोप 30 है, और कब होगा, वो नवंबर में होगा। ठीक है, इसके तहत अभी ये जो TFF है ये इसको मुख्य उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। चीन ने भी क्या वादा किया है कि भाई हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, प्रारंभिक कुछ योगदान देंगे। लेकिन पहला देश कौन सा बना है, ब्राज़ील बना है। और निजी निवेशकों से कितने रुपए मिलने की उम्मीद है, यहाँ पे 100 अरब डॉलर। तो ये आप बाकी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई छोटी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये हमारे जो करंट अफेयर्स हम लाते हैं वो सभी के लिए बराबर रूप से उपयोगी है। इसलिए आपसे मेरी यही गुजारिश है कि डेली 15 से 20 मिनट निकालिए और ये जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे आकर के और अपना सिलेक्शन क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। सितंबर 2025 में उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को किस भारतीय तटरक्षक जहाज का मतलब कमीशन किया गया। तो ये आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस के बारे में आपने सुना होगा। तो ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो अदम्य है, इसको क्या किया गया है हाल ही में, यानी सितंबर 2025 में कोस्ट गार्ड ने कौन सा कमीशन किया है, ICGS अदम्य। अगला सवाल देख लेते हैं। उससे पहले आप देख लो इसके बारे में, इसकी 60% जो है सामग्री कहाँ, स्वदेशी सामग्री इसमें यूज हुई है, यानी कि ये आत्मनिर्भर भारत है उसकी भी पहल को क्या करता है, ये समर्थन करता है। उसके बाद किसने बनाया है इसको, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित है। 8 अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों में ये क्या है, पहला है ना। ये इसकी स्पीड जो होती है ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, FPV भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, FPV भी बोला जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 51 मीटर। इसका विस्थापन क्षमता कितनी है, 320 टन। अगला सवाल देख लेते हैं। सितंबर 2025 में, अभी आपको पता है हमारे रक्षा मंत्री कहाँ गए थे, कल भी हमने बात की एक देश के बारे में, कौन से देश के बारे में, मोरक्को के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, सवाल क्या है कि सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रबात यात्रा, रबात कहाँ की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी है, के दौरान भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर क्या किया है, एक MOU किया है, यानी कि समझौता किया है। तो ये देश कौन सा है, मोरक्को है। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं जो क्या कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं। और इसके बारे में जानकारी, तो इसके बारे में जानकारी देखो, वहाँ के रक्षा मंत्री का नाम क्या है, अब्देलिप लोदी। उनके साथ में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, रक्षा उद्योग में एक तो साझेदारी होगी, सैन्य प्रशिक्षण किए जाएंगे और जॉइंट एक्सरसाइज की जाएगी। उसके अलावा देखो चिकित्सा क्षेत्र हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, समुद्री सुरक्षा हो गया, एंटी टेररिज्म हो गया, इन सारे फील्ड्स में क्या होगा, ये जो पेज आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये आप जो खासकर RS की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल जब आएगा तो भारत मोरक्को पे अगर आपको सवाल पूछता है तो आपको इसी तरह से जो है की पॉइंट्स आपको वहाँ पर बताने पड़ेंगे। ठीक है, चले आगे। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। और उन्होंने क्या कर दिया, आते आते ये भी बोल दिया कि भाई साहब आप भी आना हमारे यहाँ। ऐसा जनरली हम होता है ना, किसी के यहाँ जाते हैं
तो जाते जाते हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अब आप आना हमारे यहाँ पे, तो वैसे ये बोल के आ गए हैं किसको, मोरक्को के रक्षा मंत्री जी को। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं कहता हूँ कि हमारे देश की जितनी लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, आपको पता है क्रिकेट में हमें दो ही अभी तक महानतम खिलाड़ी मानते हैं हम, एक तो सचिन तेंदुलकर और एक विराट कोहली। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे महिला, इन्होंने क्या कर दिया है, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, यानी ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है, ना केवल महिला खिलाड़ी बल्कि भारत की पहली खिलाड़ी है जो जिसने फास्टेस्ट क्या मार दिया है, शतक मार दिया है। कितनी गेंदों में, 50 गेंदों में, 50 गेंदों में इसने क्या कर दिया है, शतक मार दिया है। तो ये आप देख सकते हैं खिलाड़ी, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि हमारे भारत में, और किसके खिलाफ मारा है, सबसे बड़ी बात ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 50 गेंदों में क्या कर दिया इन्होंने, शतक मार दिया। तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक मारने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, इनका नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है, स्मृति मंधाना। तो देख सकते हैं आप। अब देखो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, विराट कोहली का। विराट कोहली ने 2013 में 52 गेंदों में क्या बनाया था, शतक बनाया था, और इन्होंने क्या कर दिया, 50 गेंदों में बना दिया। ठीक है, और कब बनाया है ये, 20 सितंबर को बनाया है। और टोटल इन्होंने कितने रन बनाए, 65 गेंदों पे 125 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल थे। तो बहुत ही गर्व की बात है, और जो लड़कियां क्रिकेट में रुचि रखती हैं उनके लिए तो खासकर ये इम्पोर्टेंट है। तो वो ज़माना नहीं है आजकल की लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। अभी ऐसा कोई काम है जो काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती और पुरुष कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाएं हाथ की बल्लेबाज है ये। ठीक है, ओपनर है बाएं हाथ की इंडिया की। तो अगला सवाल, अगला सवाल है, सितंबर 2025 में भारत ने जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में सहयोग के लिए किस देश के साथ किया है, समझौता किया है। तो हमने अभी कौन से देश के साथ समझौता किया है, ब्राज़ील के साथ। किस किस चीज़ के लिए समझौता किया है, एक तो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए, एक तो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए, और एक हमने किसके लिए किया है, ग्रीन एनर्जी के लिए। ठीक है, ग्रीन एनर्जी। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि हमें ये समझौता अभी हमने किसके साथ किया है, ब्राज़ील के साथ किया है। ठीक है, ब्राज़ील याद रहेगा आपको। बी से तो क्या हो गया, बायोफ्यूल अलायंस, और जी से क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी। आप देख सकते हो, ये दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह से। ठीक है, आपके काम आने वाला है। अगला सवाल, यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है भारत और ब्राज़ील के बीच में, मैत्री 2.0। ठीक है, ये क्या है, भारत ब्राज़ील क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, या मान लो कि वहाँ के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं या जो शिक्षाविद है वो यहाँ पे आते हैं, और हमारे लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। ठीक है, नवाचार संचालित कार्यक्रम है ये। एग्रीटेक में क्या करेगा, ये सहयोग देगा। और भारत से कौन गए थे, हमारे यहाँ महानिदेशक है, उनका क्या नाम है, डॉक्टर ML जाट, इन्होंने भाग लिया था। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं आपके सामने सारी चीज़ें। तो ये भी याद रखना, मैत्री 2.0 किस किस के बीच में हुआ है, भारत और ब्राज़ील के बीच में। और किस किस चीज़ के लिए हुआ है समझौता, एक तो बायोफ्यूल के लिए, बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी। चलें आगे, अगला सवाल देखें। अगला सवाल, अब ये हो गए हमारे ख़त्म करंट अफेयर्स के सवाल। अब आपके सामने आएंगे जनरल अवेयरनेस के सवाल। चलिए, तो अभी हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, विश्व गैंडा दिवस 2025 कब मनाया गया, 22 सितंबर को मनाया गया। इसी संदर्भ में बताइए कि अफ्रीका में पाए, अब मैंने आपको बताया था ना, सफ़ेद गैंडे और काले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, खासकर कहाँ पर, असम में। और एक देश में पाया जाता है, वो है नेपाल। अब इसका क्या नाम पूछ रहे हैं, ये वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों सेराटोथेरियम सिमम। क्या नाम होता है, सेराटोथेरियम सिमम। और ये जो आप देख रहे हैं राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस, ये किसका नाम है, ये हमारे एक सींग वाला जो गैंडा है। ठीक है, एक सींग वाला जो गैंडा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस। तो ये आप देख सकते हैं। इस सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा, सेराटोथेरियम सिमम,
ये किसका नाम है? काले गैंडे का, सॉरी सफ़ेद गैंडे का नाम है। अगला सवाल, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर ज़्यादातर जो ओल्ड एज के जो होते हैं लोग उनमें होता है, और उसमें क्या होता है, भूलने की आदत होती है। जनरली आदमी रास्ता वगैरह भूल जाता है ना, और बहुत ये गंभीर बीमारी है, वैश्विक स्तर पे जो है ये बीमारी काफ़ी गंभीर है। अब सवाल क्या है कि हमें बताइए कि कौन से असामान्य प्रोटीन के जमाव आमतौर पर अल्जाइमर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको बीमारी के बारे में। तो ये देख लो आप, सितंबर 21 को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। इस तरह से ये क्या होती है? ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा ब्रेन है। तो ये ब्रेन से संबंधित क्या होती है? बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर आएगा टाउ और बीटा एमिलोइड। टाउ और बीटा एमिलोइड, ठीक है। और आपको पता है डोपामाइन, इसको तो लव हार्मोन या हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन और इंसुलिन आपको पता ही है, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, है ना। चले आगे, अगला सवाल देख लेते हैं। मोहनलाल, इनके बारे में हमने कल ही बात की थी। मोहनलाल को क्या मिला है? इस बार का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला है। उन्होंने साउथ की फिल्मों से लेकर के और भारत की भी बहुत सारी फिल्मों में, मतलब बॉलीवुड की भी बहुत सारी फिल्मों में क्या किया है? काम किया है। तो मोहनलाल को सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस संदर्भ में बताइए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई? ये आप देख सकते हैं, ये किसकी फ़ोटो है? ये है दादा साहिब फाल्के। और इस तरह का क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार के तहत। तो इनकी शुरुआत हुई थी 1969 से। कब से हुई थी शुरुआत? 1969 से। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल देखते हैं। आनंद कुमार वेलु कुमार, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आनंद कुमार वेलु कुमार के बारे में हमने पढ़ा था। क्या थे ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में क्या 42 किलोमीटर मैराथन में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसके बारे में हमने बात भी की थी। क्या नाम है? आनंद कुमार वेलु कुमार। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो मैराथन दौड़ होती है 42 किलोमीटर की, ये जो मैराथन दौड़ है इसका संबंध किसी एक यूनानी दूत की कहानी से प्रेरित है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि उस यूनानी दूत का क्या नाम था? तो उस यूनानी जो दूत था उसका नाम था फीडीपीडीज। क्या नाम था? फीडीपीडीज उनका नाम था। और ये कहानी हमें कैसे पता चली? तो ये आपको मैं बताता हूँ। एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन का नाम आपने सुना होगा, हेरोडोट्स। इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ये कहानी को क्या किया? रिकॉर्ड किया है अपने उसमें कि देखो, ये इन्होंने एथेंस से लेकर के और स्पार्टा तक क्या किया था? गए थे और वापस आए थे। कितना किलोमीटर? 42 किलोमीटर। उसी के याद में क्या किया जाता है? ये मैराथन किया जाता है। तो सही आंसर होगा फीडीपीडीज। और ये आनंद कुमार वेलु कुमार है जिन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल, राजा चार्ल्स ने प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत उनको कदम्ब का पेड़ क्या दिया? उपहार में दिया। इस संदर्भ में बताइए कि जो कदम्ब का पेड़ होता है, ये आप देखें बड़े बड़े पत्तों वाला जो पेड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? कदम्ब का पेड़ बोलते हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या नाम है? तो इसका नाम है नियोला मार्किया कदम्बा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? नियोला मार्किया कदम्बा इसका साइंटिफिक नेम है। अगला सवाल देख लें। क्रिसिल जो एक क्रेडिट रेटिंग की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके अध्ययन से पता चलता है कि 50% ग्रामीण और 20% शहरी, यानी गाँव में हर 10 में से 5 लोग और शहरों में हर 10 में से 2 लोग क्या करते हैं? वो 2 समय का भोजन भारत में नहीं जुटा पा रहे हैं। ये रिपोर्ट किसकी है? क्रिसिल की ये रिपोर्ट है। अब सवाल अपना अब शुरू होता है कि भारत में जो गरीबी की समितियां हैं, देखो ये क्रिसिल की रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊं मैं, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि 50% तो अपने ग्रामीण और 20% क्या है अपने, ये थोड़ा सा सही नहीं आया है यहाँ पर, जब इसको PDF में कन्वर्ट किया है ना तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है ये, ठीक है। अब हम सवाल की बात कर लेते हैं। VM दांडेकर और एन रथ, आपको पता है दांडेकर समिति और रथ समिति, ये सभी समितियां किससे जुड़ी हुई हैं? गरीबी के आकलन से जुड़ी हुई हैं। 1971 में इन्होंने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी? 2250 किलो कैलोरी को क्या बनाया? गरीबी रेखा का आधार बनाया। यानी इससे ऊपर
अगर आप कैलोरी का उपभोग करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, लेकिन अगर इससे नीचे करते हैं तो गरीब हैं। तो ये कथन क्या है अपना, सही है। तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह 2015, सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी 2005 में, जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उन्होंने क्या बोला, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अलग अलग उपभोग श्रेणियों के साथ अलग अलग ग्रामीण और शहरी रेखाएं इन्होंने निर्धारित की। तो ये कथन क्या है दोस्तों, ये कथन है गलत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक कैलोरी वाला सिस्टम था उसको बोला कि नहीं, ये कैलोरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, अलग अलग नहीं, उन्होंने शहरी गरीबी रेखा और ग्रामीण गरीबी रेखा को अलग अलग नहीं किया, यानी कि ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आई रंगराजन समिति 2014 में, उसने गरीबी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 972 मासिक और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये मासिक का अनुमान लगाया। तो ये कथन क्या है अपना, सही है, यानी 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला सवाल आ गया, अचानक मार टाइगर रिजर्व। अचानक मार टाइगर रिजर्व, इसको क्या बोलते हैं, ATR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ATR, अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 2022 से 2025 में क्या हो गया, 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 18 हो गई। यानी 2022 में कितने बाघ थे, वहाँ पे 5 थे, और अभी कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि ATR के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं हमें, और पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए देख लेते हैं। पहला कथन है कि ATR की स्थापना 1975 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, और 2009 में इसको क्या घोषित कर दिया था, बाघ अभ्यारण्य ने इसको घोषित कर दिया था। तो सही बात है। यह अभ्यारण्य कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करता है। ये भी सही बात है। इससे क्या होता है, जो बाघों की आवाजाही और आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। यानी कि ये क्या करता है, एक कॉरिडोर के रूप में काम करता है। जैसे ये कान्हा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और ये क्या है, बांधवगढ़ है। ये क्या है, बांधवगढ़ है। और इसके बीच में क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या आ गया अपना, अचानक मार, ATR यहाँ पे बीच में क्या है, कॉरिडोर का काम करता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या है अपना, सही है। तो अपन तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं। ATR से होकर बहने वाली मनियारी नदी महानदी बेसिन की गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ये आप देख सकते हो, महानदी का जो बेसिन है, आपको पता होना चाहिए, जो महानदी रिवर है उसका बेसिन 3 भागों में बटा है। महानदी अपर बेसिन, महानदी मिडिल बेसिन और महानदी लोअर बेसिन। तो आप ये नदी जो है, इस नदी का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, गंगा नदी नहीं है। यहाँ पे ये जो गंगा है ये क्या है, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें अपना ये ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा गलत, यानी कि इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, केवल 1 और 2। अगला सवाल, ये है अपना आज का आखिरी सवाल। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा रेड पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये तो आपको एक सूचना दे दी गई। कब मनाया जाता है, सितंबर का जो तीसरा शनिवार आएगा उसको क्या मनाया जाएगा, रेड पांडा डे मनाया जाएगा। अब रेड पांडा के बारे में कुछ जानकारी है। पहले तो आप देख लो कि रेड पांडा कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये होता है रेड पांडा। अब बात करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या कथन है। पहला कथन है कि लाल पांडा हिमालय में नेपाल और सिक्किम से लेकर म्यांमार और चीन के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो ये कथन अपना क्या हो गया, सही हो गया। अगला कथन क्या है, लाल पांडा पूरी तरह से यानी 100% क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं और किसी भी जानवर को नहीं खाते। तो ये कथन हो गया अपना गलत। हालांकि सामान्यतः जो रेड पांडा होता है वो क्या खाता है, जो बांस होता है ना, बैम्बू जो कच्चा, वो 95% उसकी डाइट होती है, लेकिन केवल वो वेजिटेरियन नहीं है। तो ये कथन हो गया आपका गलत। इधर आ जाइए अब आप। रेड पांडा आर नॉट प्योर वेजिटेरियन, दे आर क्लासिफाइड एज कार्निवोरस बट देयर डाइट इज प्लांट बेस्ड विच इज 95% ऑफ इट बीइंग बैम्बू। यानी कि जो बांस होते हैं वो ही ज़्यादातर खाते हैं। दे आल्सो कंज्यूम फ्रूट, रूट्स, ग्रासेज, इंसेक्ट्स, एग्स और स्मॉल मैमल्स।
इससे क्या पता चला कि पूर्ण शाकाहारी नहीं होता है रेड पांडा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है लाल पांडा सिक्किम का राज्य पशु और दार्जिलिंग चाय महोत्सव का शुभंकर है, तो ये भी क्या है अपना सही है, यानी 1 और 3 इसमें क्या हो गया, सही हो गया। तो दोस्तों ये था अपना आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको डेली का करंट अफेयर आप चाहते हैं कि आपको इसका अपडेट मिले जैसे वीडियो आए, तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिले, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्ज़ाम। इस पर आप क्या कर सकते हैं, इससे आप टेलीग्राम से जुड़ करके और डेली का आपको हम करंट का काफ़ी सारा कंटेंट आपको हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।